हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एसए 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। इस स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मतलब फेयर वैल्यूएशन भी कोई प्रिसाइज अमाउंट नहीं होता, ये एक एस्टिमेट ही कंसिडर किया जाता है। एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया या नहीं, एज पर एप्लीकेबल एफआरएस है या नहीं, ये ऑडिट करता है ऑडिटर। तो सबसे पहली बात, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता क्या है। तो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स ऐसे होते हैं जिसको प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता, वो आइटम्स को सिर्फ एस्टिमेट ही किया जा सकता है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ एनी पीपीई। तो ये सब एस्टिमेट किया जाता है। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो वाइडली वैरी करता है, जिसके वजह से डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बढ़ता है। जितना जितना एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना उतना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बढ़ेगा। इसलिए डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जितना एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ेगा। जितना ये घटेगा उतना ये घटेगा। तो ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होता है? जो जो आइटम जिनका इनहेरेंट लैक ऑफ प्रिसीजन है, जिनका डिस्क्लोजर में इनहेरेंट लैक ऑफ प्रिसीजन है, मतलब उसको प्रिसाइजली मेजर किया ही नहीं जा सकता कि एग्जैक्ट 100 है तो 100 अमाउंट ही रहेगा। नहीं, वो हो सकता है 80 भी हो या 120 हो, लेकिन मैनेजमेंट के नजर में एक वो प्रोविजन बनाता है या एस्टिमेट लगाता है कि उसका वैल्यू 100 है। ठीक है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है? ससेप्टेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स टू एन इनहेरेंट लैक ऑफ प्रिसीजन इन इट्स मेजरमेंट। ठीक है, उसमें एक इनहेरेंट लैक ऑफ प्रिसीजन, मतलब एक्सटर्नल नहीं है, वो इनहेरेंट है वो। ओके। अब कौन से ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है जिसका एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो है? ठीक है, जिसकी वजह से लोअर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है। और इधर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट विथ रिलेटिवली हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। मतलब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी काफी लो है, मतलब चांसेस बहुत कम है वेरिएशन का। और इस साइड हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे चांसेस ऑफ वेरिएशन को बहुत ज्यादा हाई है। तो लो वाले में पढ़ते हैं बिजनेस एक्टिविटी जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है, तो उसमें एस्टिमेशन का चांसेस, अनसर्टेनिटी का चांसेस काफी कम होता है। estimates frequently made and updated because they relate to routine transactions। ठीक है। अब कोई ऐसा एस्टिमेट जो कि फ्रीक्वेंटली हम कर रहे हैं कि ठीक है, ड्यूरिंग समर्स लेट्स से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ड्यूरिंग समर्स ज्यादा सेल होता है एंड ड्यूरिंग विंटर्स लेस सेल होता है। तो एक ये फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड है, मतलब हर हर साल हम ये एस्टिमेट लगाते हैं। तो इसमें अनसर्टेनिटी काफी लो है। एस्टिमेट डिराइव फ्रॉम डेटा रेडिली अवेलेबल। लेट्स से एग्जांपल लिस्टेड शेयर प्राइस या फिर पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लिस्टेड शेयर प्राइस है तो उसमें एस्टिमेशन का कोई सवाल ही नहीं है, वो लिस्टेड है। पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट, अब एफडी का रेट जो बैंक दे देता है कि 5 ईयर्स में इतना होगा, 2 ईयर्स में इतना होगा, तो ठीक है, उसमें डेटा रेडिली अवेलेबल है, उसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का चांसेस बहुत कम है। सच डेटा मे बी रेफर्ड टू एज ऑब्जर्वेबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, उसे ऑब्जर्वेबल कह सकते हैं। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वेर मेथड ऑफ मेजरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय एफआरएफ, वो सिंपल है एंड अप्लाइड इजीली। जो भी मेथड है वो सिंपल है और उसको इजीली अप्लाई किया जा सकता है। एंड सिक्स, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट वेर मॉडल यूज इज वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड। जो भी मॉडल यूज किया गया है वो वेल नोन है और जनरली एक्सेप्टेड है। तो कौन कौन से ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसका लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है? कोई ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कॉम्प्लेक्स ना हो, कोई ऐसा एस्टिमेट जो फ्रीक्वेंटली मेड और अपडेटेड हो, कोई ऐसा कोई ऐसा एस्टिमेट जिसका डेटा रेडिली अवेलेबल हो, कोई ऐसा अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसका मेथड सिंपल हो और इजिली अप्लाई किया जा सके, और कोई ऐसा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसका मॉडल वेल नोन हो और जनरली एक्सेप्टेड हो। ठीक है। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट विथ रिलेटिवली हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, तो जैसे आउटकम ऑफ लिटिगेशन, जैसे हमने पहले बात किया कि इसमें एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है कि चांसेस ऑफ विनिंग कितना है। ठीक है, सबका अपना एक इसमें नजरिया होगा
कि आई थिंक 40%, कोई कह सकता है 80%, तो इट कैन वेरी अ लॉट. डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉट पब्लिकली ट्रेडेड. ठीक है, पब्लिकली ट्रेडेड है तो एस्टिमेशन फिर भी लोअर रहता है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. लेकिन जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है उसका एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी काफी हाई रहता है. एंड थर्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल. अब कोई ऐसा मॉडल जो हाईली स्पेशलाइज्ड है और किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए डेवलप्ड है, is used for which assumption or inputs cannot be observed in marketplace. ठीक है, अब मार्केट प्लेस में जाके हम पता नहीं लगा सकते कि ये मॉडल कैसे काम करता है, क्या होता है. तो इसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी काफी हाई है. ठीक है, तो दो हमने पढ़ लिया, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एंड हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. लो वाला हम याद कर सकते हैं मैगी रेसिपी के को ध्यान में रख के. क्या मैगी रेसिपी कॉम्प्लेक्स होती है? नहीं. क्या वो हम उसको फ्रीक्वेंटली बनाते हैं? बिल्कुल. और अपडेट भी करते रहते हैं कुछ रेसिपी में चेंज करके. फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड. डेटा रेडली अवेलेबल है, कैसे बनता है बहुत इजीली, उसके पीछे साइड में आपको सारा रेसिपी लिखा रहता है. थर्ड, मेथड जो है वो सिंपल है और अप्लाइड इजीली है. और मॉडल जो है उसका वो वेल नोन है एंड जनरली एक्सेप्टेड है. ठीक है, और इसमें तो 3 पॉइंट है हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में. सर्टेनिटी, आउटकम ऑफ लिटिगेशन, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉट पब्लिकली ट्रेडेड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल. ठीक है, जिसका मार्केट प्लेस में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं अजम्पशंस और इनपुट. नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन वेयर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बी रिक्वायर्ड एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन वेयर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बी रिक्वायर्ड. यहाँ पे अदर देन फेयर वैल्यू है एंड यहाँ पे फेयर वैल्यू है. तो अदर देन फेयर वैल्यू में क्या है? इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस, की इन्वेंट्री कहीं अब खराब तो नहीं हो गया, ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया. वारंटी ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट मैंने बेचा, उसका क्या प्रोविजन मैं बना रहा हूँ वारंटी क्लेम का. तो ये इसमें फेयर वैल्यूएशन का सवाल नहीं होता, ये अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट है. डेप्रिसिएशन मेथड और एसेट यूजफुल लाइफ. अब डेप्रिसिएशन एसएलएम लगाऊंगा या फिर डब्ल्यूडीवी लगाना है, ये फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का पार्ट नहीं, ये अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट का पार्ट है. अलाउंस ऑफ डाउटफुल अकाउंट, आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, प्रोविजन अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इट्स रिकवरेबिलिटी. ओके, and next, examples of situation where fair value accounting estimate may be required. तो सबसे पहला शेयर बेस्ड पेमेंट. इसका वैल्यूएशन हम एज पर इंड AS 102 करते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट्स. फिर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर नॉट ट्रेडेड इन एन एक्टिव एंड ओपन मार्केट. कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रेडेड नहीं है इन ओपन एंड नॉट ट्रेडेड इन एक्टिव एंड ओपन मार्केट. एज पर इंड AS 109 हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं. प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, इंड AS 105 याद ही होगा एफआर में. Assets or liabilities acquired in business combination including goodwill and intangible assets, इंड AS 103. इन सब इंड AS में हम फेयर वैल्यूएशन निकालते हैं. तो इसी का एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन वेयर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. हाउ ऑडिटर मिनिमाइजेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अब ऐसे 315 में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो मिनिमाइज कैसे करेगा ऑडिटर रिस्क को, एस्टिमेशन के रिस्क को पर्टिकुलरली? तो वो अंडरस्टैंडिंग लेगा कि एफआरएफ का क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या रिक्वायरमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट. सबसे पहला ये अंडरस्टैंडिंग ले लेगा. नेक्स्ट, हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दोज ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे गिव राइज टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बाय मेकिंग इंक्वायरीज. ठीक है, तो दूसरा, पहले तो एफआरएफ के रिक्वायरमेंट समझेगा कि एफआरएफ क्या बोलता है, उसे क्या चाहिए, उसके हिसाब से. नेक्स्ट देखेगा मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है कोई ऐसा ट्रांजैक्शन या इवेंट्स या कंडीशंस जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है. कैसे पता करेगा वो? बाय मेकिंग इंक्वायरीज. ठीक है, पूछताछ करके. फिर आता है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. अब वो जब इंक्वायरी करेगा तो उससे पता करेगा कि भाई तुम्हारा एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, कैसे करते हो तुम एस्टिमेशन, कैसे लगाते हो. तो सबसे पहला पूछेगा मेथड क्या था तुम्हारा. दूसरा, अजम्पशंस क्या क्या लिया तुमने.
क्या कोई मेथड में चेंजेस आया है फ्रॉम द प्रायर पीरियड, पिछले साल से इस साल में कोई मेथड में चेंज आया है. नेक्स्ट, वेदर एंड इफ सो हाउ मैनेजमेंट हैज असेस्ड इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. मैनेजमेंट ने कैसे असेस किया उसका इफेक्ट. एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी अगर आता है तो उसका मैनेजमेंट ने इफेक्ट को कैसे असेस किया ये इंक्वायर करेगा. उसके रिगार्डिंग रेलेवेंट कंट्रोल्स क्या है. अब कुछ भी रैंडम एस्टिमेशन तो नहीं चल रहा, उसके रिगार्डिंग क्या कंट्रोल्स है उसके बारे में पता करेगा. और लास्ट, वेदर मैनेजमेंट हैज यूज्ड एन एक्सपर्ट. क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट का हेल्प लिया है, जैसे रजिस्टर्ड वैल्यूअर का हेल्प लिया है फॉर फेयर वैल्यू एस्टिमेशन. ठीक है, तो ये एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पता करेगा ऑडिटर. बहुत ईजी है. क्या मेथड यूज किया अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए, क्या क्या एजम्पशंस लिया अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए, क्या कोई पिछले साल से इस साल में कोई चेंजेस इन मेथड हुआ है, फिर कोई अगर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का इफेक्ट कैसे असेस कर रहा है मैनेजमेंट, उस जो एस्टिमेट्स है उसके के लिए रेलेवेंट कंट्रोल्स है या नहीं इन प्लेस, और क्या मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट का हेल्प लिया है या नहीं. एग्जाम्पल इसका रजिस्टर्ड वैल्यूअर. ओके, नेक्स्ट. अब हम देखेंगे इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अबाउट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस. ठीक है, अब सर्कमस्टांसेस बदल गया, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज आ गया, कंडीशंस में कुछ चेंजेस आ गया, तो उसके बारे में मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे. क्या क्या एंटिटी इंगेज है इन न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई नया ट्रांजैक्शन चल रहा हो जो पिछले साल नहीं था, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दैट में गिव राइज टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. ओके, नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन हैज चेंज्ड. ठीक है, जो पहले ट्रांजैक्शन चल रहा था वही चल रहा है इस बार भी, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हो गया. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट में कुछ चेंज हो. टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ चेंज हो गया, कोई ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट हैव चेंज. ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ एज टू रिजल्ट ऑफ चेंज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ और अदरवाइज. फोर्थ, रेगुलेटरी और अदर चेंजेस. ठीक है, लॉज में कुछ चेंजेस आए जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है. एंड फिफ्थ, न्यू कंडीशंस और इवेंट्स हैव अकर्ड दैट गिव राइज टू नीड फॉर न्यू और रिवाइज्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. ठीक है, कोई ऐसा नया कंडीशन या इवेंट्स है जो अकर हुआ दैट गिव राइज टू नीड फॉर न्यू और रिवाइज्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट. तो ये हमने क्या पढ़ा, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अबाउट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस. क्वेश्चन आएगा कि ऑडिटर को अबाउट द चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस इंक्वायरी करनी मैनेजमेंट से, तो वो क्या करेगा. तो पता करेगा ऑडिटर कि क्या कोई नया टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ है. दूसरा, अगर ट्रांजैक्शन सेम है लेकिन टर्म्स का चेंज तो नहीं हो गया. थर्ड, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में तो चेंज नहीं आया है. फोर्थ, रेगुलेटरी या कोई अदर चेंजेस तो नहीं है जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है. या फिर कोई नया कंडीशन है इवेंट तो अकर नहीं हुआ दैट में गिव राइज टू नीड फॉर न्यू और रिवाइज्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट. ओके, ये 5 इंक्वायरी करेगा ऑडिटर. नेक्स्ट, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर may identify events and conditions that give rise to need for accounting estimate that management failed to identify. ठीक है, अब क्या होता है कि ऑडिट के टाइम पे ऑडिटर को कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से जो उसे पता चलता है कि कोई ऐसा अकाउंटिंग एस्टिमेट है जो मैनेजमेंट फेल करके आइडेंटिफाई करने में. तो इसके लिए ऐसे 315 में पढ़ना है, ऐसे 315 deals with circumstances including determining whether there is significant deficiency in internal control with regard to entities risk assessment procedure. ठीक है, एज पर 315 ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी है इंटरनल कंट्रोल में विथ रिगार्ड टू एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. ठीक है, हमने देखा था ना कि एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में एक पॉइंट है रेलेवेंट कंट्रोल्स. मैंने ये पता करता है रेलेवेंट कंट्रोल्स सही है या नहीं. ठीक है, और इसमें भी वही चेक करता है कि ड्यूरिंग द ऑडिट उसे पता चला कि कोई ऐसा अकाउंटिंग एस्टिमेट है जो मैनेजमेंट फेल करके आइडेंटिफाई करने में, तो फिर वो डिटरमाइन करेगा एज पर एस 315 कि कोई सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज तो नहीं है इंटरनल कंट्रोल में विद रिगार्ड टू एंटिटीज रैप. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा. ऐसे 540 में हमने देखा अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, जो प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जाए उसे एस्टिमेट ही बनाना होता है. डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बढ़ता है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फिर हमने देखा दो, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी किस में होता है और हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी किस में होता है. लो में कॉम्प्लेक्स ना हो, फ्रीक्वेंटली मेड और अपडेटेड हो, डेटा रेडली अवेलेबल हो, मेथड सिंपल एंड अप्लाइड इजली,
मॉडल वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड. हाई एस्टिमेशन सर्टेनिटी में आउटकम ऑफ लिटिगेशन हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है. डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन पब्लिकली ट्रेडेड वाला नहीं, नॉट पब्लिकली ट्रेडेड वाला. फिर हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल for which assumptions or inputs cannot be observed in marketplace. ये देख लिया हमने. फिर हमने एग्जांपल देखा था कि situations where accounting estimates other than fair value accounting estimates may be required. और दूसरा एग्जांपल हमने देखा था फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का. फेयर वैल्यू तो बहुत इजी था. चार इंडियाज की बात करी थी हमने. इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इन 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉट ट्रेडेड इन एक्टिव एंड ओपन मार्केट, इंडियाज 105 नॉन करंट एसेट held for sale, property or equipment held for disposal, Ind AS 103 business combination. Okay. अब other than fair value में inventory obsolescence, warranty obligation, depreciation method or asset useful life, allowances for doubtful account, outcome of long-term contract, and provision against the carrying amount of investment where there is uncertainty regarding recoverability. ठीक है. Provision against carrying amount of investment. ठीक है. इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट के ऊपर प्रोविजन वेयर देयर इज अनसेट. जहाँ पे अब जैसे कोई इन्वेस्टमेंट हमने लिया, 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया, कैरिंग अमाउंट है इसका. आज के दिन में उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो गया, 0, 1, 2 ऐसा 1-2 रुपीज. तो जिसका रिकवरेबिलिटी पे डाउट है उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन है वो. ठीक है. एंड नेक्स्ट हमने देखा था रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. तो कैसे ऑडिटर मिनिमाइज करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो 2-3 चीजें समझता है. पहले देखता है, ऑब्टेन करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफआरएफ का रिक्वायरमेंट. ठीक है. दूसरा आइडेंटिफाई मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई कैसे किया ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स या कंडीशंस जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट हो सकता है. कैसे करता है वो? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके. फिर मैनेजमेंट से पता करता है वो इंक्वायरी करके कि भाई एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस क्या है तुम्हारा, क्या मेथड यूज करते हो, क्या अजम्पशन यूज करते हो, कोई पिछले साल से इस साल में कोई मेथड में चेंज तो नहीं आया, अगर आया तो क्यों आया. और कोई जो मैनेजमेंट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है उसे कैसे असेस करते हो, उसके इफेक्ट को, रेलेवेंट कंट्रोल्स है या नहीं, और क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को यूज किया या नहीं. फिर था इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अबाउट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस. क्या क्या चेंजेस अगर कोई है या नहीं उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी. तो क्या कोई नया टाइप का ट्रांजैक्शन है जो जिसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइज हो सकता है. ट्रांजैक्शन सेम है क्या, लेकिन क्या कोई टर्म्स में चेंजेस आया, क्या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या रेगुलेटरी या अदर चेंजेस आए जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट हो, क्या कोई नया कंडीशन या इवेंट्स है जो उसकी वजह से नया या रिवाइज अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाना पड़े. फिर ड्यूरिंग द ऑडिट अगर ऑडिटर कुछ इवेंट्स और कंडीशंस फाइंड आउट करता है जिससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट फेल कर गया टू आइडेंटिफाई अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो एज पर 315 वो चेक करेगा कि क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसीज तो नहीं है इंटरनल कंट्रोल में विद रिगार्ड टू एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इवैल्यूएटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट विद सिग्निफिकेंट रिस्क. तो ये ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है जिसमें रिस्क सिग्निफिकेंट है और इसे ऑडिटर कैसे इवैल्यूएट करेगा. फिर इवैल्यूएटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट विद सिग्निफिकेंट रिस्क. तो इसमें क्या करना है? In addition to other substantive procedure performed to meet requirement of SA 330, auditor shall evaluate for following. तो ऐसे 330 के हिसाब से जो भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर फॉलो करना है, मतलब जो टेस्ट ऑफ डिटेल हो गया या फिर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया, ये तो करेंगे. ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो करना ही है. टेस्ट ऑफ डिटेल करना है, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, ये तो करना ही. लेकिन इन एडिशन टू दैट वो और भी 4 पॉइंट्स को इवैल्यूएट करेगा. ऑडिटर शैल इवैल्यूएट फॉलोइंग 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स. ओके. First point, how management has considered alternative assumption or outcomes and why rejected them. तो पहला पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट ने कैसे कंसिडर किया ऑल्टरनेटिव assumption या आउटकम्स. अब लेट्स से जो फाइनली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, तो प्रोविजन मैनेजमेंट ने बनाया, उसके लिए उसने 3 ऑप्शन ले लिया कि प्रोविजन का या तो अमाउंट 500 हो सकता है या 550 हो सकता है या 575 हो सकता है. ठीक है, तीन ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस ले लिया, आउटकम ले लिया. लेकिन उसमें फाइनली जो बैलेंस शीट में जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है, वो कोई एक अमाउंट रहता है. लेट्स से 575 चला गया. तो वो मैनेजमेंट ने कैसे कंसिडर किया था वो ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस या आउटकम्स एंड व्हाई रिजेक्टेड देम. अब 550 एंड 5
500 एंड 550 को रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये पता करेगा ऑडिटर. एंड हाउ मैनेजमेंट अदरवाइज एड्रेस्ड एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसे एड्रेस करता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है, क्योंकि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होनी चाहिए. कोशिश ये करना है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम से कम हो. ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ऑडिटर ये चेक करता है कि कैसे मैनेजमेंट कैसे एड्रेस कर रहा है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को जब वो अकाउंटिंग एस्टिमेट बना रहा है. सेकेंड पॉइंट, वेदर सिग्निफिकेंट अजम्पशन यूज बाय मैनेजमेंट आर रीजनेबल. अब जो सिग्निफिकेंट अजम्पशंस है क्या वो रीजनेबल है. रीजनेबल का मतलब कि मैनेजमेंट ने कोई लेट्स से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेके चलते हैं. अब मेरा कोई डेटर है, उसने 2 साल से मुझे पेमेंट नहीं किया, लेकिन मैनेजमेंट आज भी सोच रहा है कि वो रिकवरी तो हो जाएगी. तो क्या ये अजम्पशन रीजनेबल है? नहीं, ये एक अनरीजनेबल अजम्पशन है. तो मैनेजमेंट ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस ले रखे हैं क्या वो रीजनेबल है. थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट्स इंटेंट टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन एंड एबिलिटी टू डू सो. ठीक है, मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है और क्या उनके पास एबिलिटी है क्या करने का. वेर रेलिवेंट टू रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशन यूज बाय मैनेजमेंट. ठीक है, और अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ. ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट का इंटेंशन और एबिलिटी है या नहीं विथ रिस्पेक्ट टू रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज्ड बाय मैनेजमेंट और अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, तो मैनेजमेंट ऑडिटर ये जज करेगा कि क्या मैनेजमेंट एडिक्वेटली एड्रेस करता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को. अगर हाँ, ठीक है, वेरी गुड. अगर नहीं तो ऑडिटर डेवलप करेगा एक रेंज टू इवैल्यूएट रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है, तो क्या बोला गया है इसमें, ऑडिटर जज इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ऑन अकाउंटिंग एस्टिमेट that give rise to significant risk, auditor shall develop a range to evaluate reasonableness of accounting estimate. ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऑडिटर डेवलप्स अ रेंज टू इवैल्यूएट रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट इफ in auditor's judgment management has not adequately addressed effect of estimation uncertainty on accounting estimate that give rise to significant risk. Next topic है what factors influence degree of estimation uncertainty. तो factors पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए कि estimation uncertainty है क्या. तो susceptibility of accounting estimate and related disclosures to an inherent lack of precision to its measurement. तो ऐसा ऐसा आइटम जिसमें एक इनहेरेंट लैक ऑफ प्रिसीजन है, मतलब उसको बिल्कुल एग्जैक्टली मेजर किया ही नहीं जा सकता, उसे कहते हैं एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. ओके, तो अब इसमें ये पढ़ना है क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. तो पहला क्या है, एक्सटेंट टू विच अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड्स ऑन जजमेंट. ठीक है, किस अकाउंटिंग एस्टिमेट में जजमेंट पे काफी ज्यादा डिपेंडेंस है. जहां पे जजमेंट में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ज्यादा रहेगा. जहां पे जजमेंट में कम, दो लोग हैं ऑलमोस्ट सेम बात कह रहे हैं तो अनसर्टेनिटी कम है, लेकिन दो लोग हैं जो बहुत ही अलग अलग बातें कह रहे हैं सेम चीज के लिए तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है. सेकेंड, सेंसिटिविटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट टू चेंजेस इन अजम्पशन. तो थोड़ा सा भी अजम्पशन चेंज करने पे कितना किस डिग्री पे चेंज हो जाता है एस्टिमेशन, तो उसके वजह से भी फर्क पड़ता है. सेंसिटिविटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट. थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक दैट मे मिटिगेट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. तो अगर रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक्स है कि पता है कि इस चीज को ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, तो अगर रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक है तो उससे क्या होगा, मिटिगेट हो जाएगा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, मतलब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. फोर्थ, लेंथ ऑफ फोरकास्ट पीरियड एंड रेलेवेंस ऑफ डेटा ड्रॉन फ्रॉम पास्ट इवेंट्स टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स. तो लेंथ ऑफ फोरकास्ट पीरियड, अब मैंने लेट्स से अगले 5 सालों का फोरकास्ट किया कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी रहेगी, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, 5 ईयर्स का मैंने फोरकास्ट कर लिया. ठीक है, तो 5 ईयर्स में काफी हद तक हो सकता है कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की डिग्री हाई रहे.
पर अगर मैं जस्ट नेक्स्ट ईयर का कर रहा हूँ तो डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगले साल की बात है, हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ ऑलमोस्ट वैसा हो जाए, लेकिन अगले 5 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है ना। तो लेंथ ऑफ फोरकास्ट पीरियड एंड रेलेवेंस ऑफ डेटा ड्रॉन फ्रॉम पास्ट इवेंट्स टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स। अब हमें फोरकास्ट करना तो ऑब्वियसली पास्ट डेटा के बेसिस पे ही हम फोरकास्ट करते हैं, तो उसका रेलेवेंस क्या है वो उस पर फर्क पड़ता है। फिफ्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से जितना भी डेटा आएगा उतना मेरे लिए ज्यादा रिलायबल रहेगा और उसके बेसिस पे मैं बेटर एस्टिमेशन कर सकता हूँ। Extent to which accounting estimate is based on observable or unobservable inputs. ठीक है, extent to which accounting estimate is based on observable or unobservable inputs. ठीक है, तो degree of estimation uncertainty associated with accounting estimate may be influenced by factors. तो क्या क्या factors है? सबसे पहला कि जजमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट। सेकंड, सेंसिटिविटी, थोड़ा सा भी assumption में चेंजेस है तो कितना सेंसिटिव है वो, कितना ज्यादा बदल जाता है। अगर कोई रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक है तो वो मिटिगेट कर देता है मेरा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। फिर लेंथ ऑफ फोरकास्ट पीरियड क्या है, और जो भी डेटा मिला है पास्ट इवेंट का टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स, उसका रिलेवेंस क्या है। फिफ्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, रिलायबल डेटा, availability of reliable data from external source, and last, extent to which accounting estimate is based on observable or unobservable inputs. नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन, रिव्यू और रिव्यू ऑफ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो इस टॉपिक में हम रिव्यू करने वाले हैं ऑफ प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन, मतलब प्रायर पीरियड में जो एस्टिमेट्स बना उसको रिव्यू करके करंट पीरियड का आइडिया लेंगे। सेकंड, इसको और भी कह सकते हैं रिव्यू ऑफ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। Okay. So auditor shall review outcomes of accounting estimates included in prior period financial statement or their subsequent re-estimation for purpose of current period. ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू करेगा आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन प्रायर पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और their subsequent re-estimation for purpose of current period. ठीक है, प्रायर पीरियड में उसने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिव्यू कर रहा है और सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन अगर हुआ है उसका करंट पीरियड में वो रिव्यू करेगा। नेचर एंड एक्सटेंट जो होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट पे एंड वेदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम रिव्यू वुड बी रेलेवेंट टू आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड इन करंट पीरियड। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर रिव्यू किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट पे डिपेंड करेगा, और दूसरा वेदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिव्यू वुड बी रेलेवेंट, जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुआ है रिव्यू करके क्या वो रेलेवेंट है टू आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड इन करंट पीरियड। ठीक है, तो करंट पीरियड में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना है वो उसके लिए क्या जो प्रायर पीरियड का इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने कलेक्ट किया है वो रेलेवेंट है। थर्ड, रिव्यू, जो ऑडिटर रिव्यू करता है वो बस चेक करने के लिए करता है कि पिछले साल क्या एस्टिमेट हुआ था, इस साल का क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है। वो जजमेंट पास करने के लिए नहीं होता, क्वेश्चन नहीं करना होता उसे जजमेंट पे। मैनेजमेंट का जो जजमेंट था उस पर वो क्वेश्चन नहीं करता ऑडिटर कि लास्ट टाइम ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, नॉट इंटेंडेड टू क्वेश्चन जजमेंट्स मेड इन प्रायर पीरियड्स दैट वर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। ठीक है, तो जो भी उस समय के टाइम पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन तो उस बेसिस पे उसने मैनेजमेंट ने एस्टिमेट कर दिया था, तो उस पर क्वेश्चन नहीं करता है ऑडिटर। ऑडिटर को ये भी पता है कि जो आउटकम होगा अकाउंटिंग एस्टिमेट का वो जनरली डिफर करेगा फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टिमेट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट था और अभी का करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब अगर ये रिव्यू कर रहा है तो उस समय जो इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे इसका अकाउंटिंग एस्टिमेट बना था। लेकिन करंट पीरियड में अगर ऑडिटर चेक करता है प्रीवियस ईयर का तो ऑब्वियसली आउटकम इस टाइम पे डिफर करेगा क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ अलग है। ठीक है, तो आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट विल ऑफन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग एस्टिमेट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके लिए जो डिफरेंस होगा उसके लिए वो क्या परफॉर्म करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बाय परफॉर्मिंग रैप
To identify and understand reasons for such differences, the auditor may obtain, उसको क्या क्या पता चल जाएगा उससे, information regarding effectiveness of management's prior period estimation process, जो prior period में estimation management ने किया था उसका effectiveness क्या था, और उसके बेसिस पे ऑडिटर डिसाइड कर लेगा या जज कर लेगा इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट्स कंट्रोल करंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट पहले भी वही था, अभी भी वही है। पिछले बार अगर इफेक्टिव है तो इस साल भी इफेक्टिव होने का चांसेस है। पिछले साल इनइफेक्टिव था उसका एस्टिमेशन प्रोसेस, तो इस साल भी चांसेस है कि वो इनफेक्टिव होगा। सेकंड, ऑडिट एविडेंस दैट इज पर्टिनेंट टू री एस्टिमेशन इन करंट पीरियड ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ऑडिट एविडेंस को ऐसा मिला है कि किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट का री एस्टिमेशन होना जरूरी है करंट पीरियड में, ये पता चल जाएगा प्रायर पीरियड की इन्फॉर्मेशन लेने से। थर्ड, ऑडिट एविडेंस ऑफ मैटर्स सच एज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी दैट मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कोई ऐसा अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसका डिस्क्लोजर का रिक्वायर्ड है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन। तो रिव्यू करता है ऑडिटर प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन को एस्टिमेट करने के लिए करंट पीरियड के एस्टिमेशंस को। नेचर और एक्सटेंट जो रिव्यू का है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, और जो भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुआ क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे। फिर जो रिव्यू है वो नॉट इंटेंडेड टू क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द मेड इन द प्रायर पीरियड्स, क्योंकि प्रायर पीरियड में जो भी एस्टिमेशन होगा वो बेस्ड होगा on the information available at that time. फिर outcome of accounting estimate will often differ from accounting estimate recognized in prior period financial statement. ठीक है, तो ऑडिटर को पता है कि जो आउटकम होगा प्रायर पीरियड में अकाउंटिंग एस्टिमेट का वो इस बार डिफर करेगा कि पिछले बार जो इन्फॉर्मेशन था और इस बार का जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब डिफरेंस है तो रैप परफॉर्म करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड रीजन फॉर सच डिफरेंसेस। ये जो डिफरेंसेस है इसका रीजन क्या है, तो उससे पता चल जाएगा उसे इफेक्टिवनेस प्रायर पीरियड एस्टिमेशन प्रोसेस का, उसके हिसाब से वो जज कर लेगा कि इस साल का इफेक्टिवनेस कैसा मैनेजमेंट का एस्टिमेशन वर्किंग प्रोसेस का। उसे ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा कि क्या कोई री एस्टिमेशन की जरूरत है इन द करंट पीरियड ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और ऑडिट एविडेंस ऑफ मैटर्स सच एज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी दैट मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। नेक्स्ट, इससे जो रैप परफॉर्म करने से ऑडिट को इट मे असिस्ट ऑडिटर इन करंट पीरियड in identifying circumstances or conditions that may increase susceptibility of accounting estimate to possible management bias। तो इससे रिव्यू करने से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या कोई पॉसिबल मैनेजमेंट बायस है क्या। ठीक है, कि अपने बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा एस्टिमेट कर दे रहा है जिससे मैनेजमेंट को या कंपनी को बेनिफिट हो, जैसे कि अगर वो डिप्रिसिएशन इंक्रीज कर दे रहा है क्योंकि उसके टैक्सेस कम करना पड़े, डिप्रिसिएशन इंक्रीज कर देगा तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा और उससे प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्सेस कम लगेगा। तो कोई पॉसिबल मैनेजमेंट बायस तो नहीं है, ये पता चल जाएगा। और इट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग सच सर्कमस्टांसेस एंड डिटरमाइनिंग एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ऑडिटर का जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है उसे असिस्ट करता है आइडेंटिफाई करने में ऐसा सर्कमस्टांसेस एंड डिटरमाइनिंग एनटीई of further audit procedures। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जब असेस कर लेगा उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्ड करेगा उस पर। तो बेस्ड ऑन रिस्क असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether management has appropriately applied FRF relevant to accounting estimate। ठीक है, बेस्ड ऑन असेस्ड रोमम ऑडिटर क्या करेगा, अब चेक करेगा कि क्या अप्रोप्रिएटली FRF अप्लाई हुआ है या नहीं, whether methods for which making accounting estimates are appropriate and applied consistently। जो भी accounting estimates बनाने के लिए जो methods यूज किए गए हैं वो क्या appropriate है और क्या consistently अप्लाई हुआ है। अप्लाइंग जस्ट वन टाइम इज नॉट इनफ, कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए। If changes in accounting estimate or in method from prior period are these appropriate in present circumstances। ठीक है, तो मेथड जो लगाया क्या वो अप्रोप्रिएट है नहीं और कंसिस्टेंटली अप्लाइड है या नहीं। फिर नेक्स्ट क्या बात करता है कि कोई चेंजेस हुआ है अकाउंटिंग एस्टिमेट में या फिर मेथड में। ठीक है, पहले मेथड लग रहा था अब चेंज आ गया उस मेथड में प्रायर पीरियड से,
क्या वो अप्रोप्रिएट है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के लिए। तो ये जो मैनेजमेंट ने असेस किया, सॉरी जो ऑडिटर ने असेस किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, क्या एफआरएफ के अकॉर्डिंग एफआरएफ प्रॉपर्ली अप्लाई हुआ नहीं, फिर मेथड्स जो है वो अप्रोप्रिएट है और अप्लाइड कंसिस्टेंटली, थर्ड कोई चेंजेस हुआ अकाउंटिंग एस्टिमेट में या मेथड में, वो क्या इस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, अब उसका रिस्पॉन्स कैसे देगा। इन रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर शैल अंडरटेक वन और मोर ऑफ फॉलोइंग। क्या, determine whether events occurring up to date of auditor's report provide sufficient audit evidence regarding accounting estimate। ये डिटरमाइन करेगा जो भी इवेंट्स अकर हो रहा है अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। ओके, टेस्ट चेक डेटा यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, डेटा को टेस्ट चेक कर लेगा जो भी मैनेजमेंट ने यूज किया फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, जो भी डेटा को यूज करके एस्टिमेट बनाया मैनेजमेंट ने उसको टेस्ट चेक कर लेगा। Third, auditor shall also evaluate whether methods used for measurement is appropriate। ये evaluate कर लेगा जो भी method used है for measurement वो appropriate है कि नहीं and assumptions are made reasonable in light of measurement objective of FRF। ठीक है, तो response कैसे करेगा। सबसे पहले ये चेक करेगा कि ऑडिटर रिपोर्ट के डेट तक अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट जो भी इवेंट अकर हुआ है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देता है रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, फिर जो भी मैनेजमेंट ने डेटा यूज किया अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने के लिए उसका टेस्ट चेकिंग कर लेगा। फिर ऑडिटर इवेलुएट कर लेगा कि जो भी मेथड यूज हुआ है फॉर मेजरमेंट वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं एंड अजम्पशंस जो भी है मेजरमेंट मैनेजमेंट ने अजम्पशंस लिए वो रीजनेबल है कि नहीं। ठीक है, ये कैसे अचीव कर पाएगा ऑडिटर। दिस कैन बी अचीव बाय टेस्टिंग एक्सटेंट टू विच डेटा इज एक्यूरेट कंप्लीट एंड रेलेवेंट। तो चेक कर लेगा जो भी डेटा है वो एक्यूरेट है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं और रेलेवेंट है या नहीं एंड वेदर अकाउंटिंग एस्टिमेट हैव बीन प्रॉपर्ली डिटरमाइंड, और उसके हिसाब से उस डेटा के हिसाब से प्रॉपर्ली अकाउंटिंग एस्टिमेट डिटरमाइन हुआ है कि नहीं। फिर जो भी डेटा है उसका सोर्स, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी चेक कर लेगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल सोर्स से डेटा है तो उसका सोर्स कहाँ से डेटा है, वो रेलेवेंट है या नहीं एस्टिमेशन के लिए और रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रिकैलकुलेट करेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिव्यूइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया मैनेजमेंट उसको रिकैलकुलेट करेगा और रिव्यू करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी। फिर टेस्ट चेक कर लेगा इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ओवर एस्टिमेट यूज्ड बाय मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, टेस्ट चेक कर लेगा इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ओवर एस्टिमेट यूज्ड बाय मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ओके, तो हमने क्या देखा अभी। सबसे पहले देखा रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क में असेस किया रिस्क ऑडिटर ने कि अब एफआरएफ के हिसाब से अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया है या नहीं। फिर दूसरा मेथड जो यूज हुआ है वो अप्रोप्रिएट है और कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है या नहीं। जो भी चेंजेस हुआ है अकाउंटिंग एस्टिमेट में और मेथड में प्रायर पीरियड से वो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है नहीं। फिर रिस्पॉन्स तो ये चेक कर लेगा कि ऑडिट रिपोर्ट से पहले पहले तक क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सारा मिल चुका है रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। दूसरा, टेस्ट चेक कर लेगा डेटा यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। थर्ड, वो चेक कर लेगा जो भी मेथड यूज हुआ है फॉर मेजरमेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं और अजम्पशंस जो है वो रीजनेबल है कि नहीं। ओके, मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट वो अप्रोप्रिएट है या नहीं और अजम्पशंस रीजनेबल है या नहीं। ये कैसे कर सकता है वो टेस्ट कर लेगा एक्सटेंट ऑफ डेटा कि वो एक्यूरेट है या नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, रेलेवेंट है या नहीं। दूसरा, अगर एक्सटर्नल सोर्स से डेटा है तो उसका सोर्स क्या है, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी चेक कर लेगा। रिकैलकुलेट कर लेगा जो भी एस्टिमेट मैनेजमेंट ने बनाया और फिर टेस्ट कर लेगा इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर एस्टिमेट यूज्ड बाय मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, जब डिटरमाइन कर रहा वो मैटर्स आइडेंटिफाइड और रिस्पॉन्ड करेगा टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, auditor shall consider whether specialized skills or knowledge in relation to one or more aspects of accounting estimates are required in order to obtain sufficient appropriate audit evidence। जब भी ऑडिटर डिटरमाइन कर रहा होगा कि क्या क्या उसको मैटर आइडेंटिफाई हुआ या फिर रिस्पॉन्डिंग टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर कंसिडर करेगा कि क्या कोई स्पेशलाइज स्किल्स या नॉलेज इन रिलेशन टू वन और मोर एस्पेक्ट्स
अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड, क्या कोई स्पेशलाइज स्किल्स की जरूरत है या नॉलेज की जरूरत है किसी एक या एक से अधिक आइटम एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए in order to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Next, understanding of assumptions. तो ऑडिटर कैसे समझेगा कि मैनेजमेंट ने जो assumptions ले रखा है अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए वो appropriate है या नहीं. तो matters that auditor may consider in obtaining an understanding of assumptions underlying the accounting estimate include, सबसे पहला, nature of assumption, including which of the assumptions are likely to be significant assumptions. ठीक है, nature of assumption क्या है, क्या वो significant है या not so significant, वो चेक करेगा. फिर ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट कैसे असेस करता है कि जो assumptions है वो relevant है और complete है. ठीक है, how management assesses whether assumptions are relevant and complete. Third, how management determines that assumptions used are internally consistent. ठीक है, कि ये मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन करता है कि जो भी assumptions यूज हुआ है वो internally consistent है. internally consistent मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है और जो assumption है वो consistent है. ऐसा नहीं हो कि कुछ इंफॉर्मेशन कुछ और कह रहा है और जो assumption मैनेजमेंट ने लिया है वो कुछ और ही कह रहा है. तो दे मस्ट बी इंटरनली कंसिस्टेंट. फोर्थ, whether assumptions relate to matter within control of management. क्या जो assumptions मैनेजमेंट ने लिया क्या वो within the control of management है या outside its control. ठीक है, फिर नेक्स्ट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग द assumption. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग द assumption. ठीक है, कि जिस बेसिस पे assumption लिया है उसका डॉक्यूमेंटेशन का क्या नेचर है और एक्सटेंट है. तो वो उसे 5 चीजें समझनी है. सबसे पहले नेचर ऑफ assumption और क्या वो assumption सिग्निफिकेंट है. दूसरा कि मैनेजमेंट कैसे असेस करता है कि assumption रेलेवेंट है और कंप्लीट है. थर्ड, कैसे मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है जो assumptions यूज्ड है वो इंटरनली कंसिस्टेंट है. क्या जो assumptions है वो विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है या फिर आउटसाइड इट्स कंट्रोल है. और फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है. ठीक है, अब डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अब अकाउंटिंग एस्टिमेट कुछ है उसके रिगार्डिंग जो डिस्क्लोजर करना है उसके बारे में बात करता है. तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट आर इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ. ठीक है, ये चेक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लेगा कि जो डिस्क्लोजर्स है वो एज पर एफआरएफ है या नहीं. पहला, तो इसमें 2 पॉइंट है. पहला, presentation of financial statement in accordance with applicable FRF include adequate disclosure of material matters. ठीक है, कि FRF के अकॉर्डिंग जो डिस्क्लोजर करना है उसमें कुछ कुछ वो इंक्लूड करता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मैटर्स. क्या क्या मटेरियल मैटर्स, क्या assumption यूज हुआ, क्या मेथड लगाया एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में, फिर बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ एस्टिमेशन. ठीक है, कोई चेंजेस तो नहीं है इन मेथड ऑफ एस्टिमेशन फ्रॉम प्रायर पीरियड एंड इट्स सब्सिक्वेंट इफेक्ट एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. ठीक है, कि सोर्सेज एंड इम्प्लीकेशन कहाँ से इंफॉर्मेशन है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. तो 5 चीजों को डिस्क्लोजर करना. अजम्पशन क्या यूज हुआ है, मेथड्स क्या है लगा, बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या था उस एस्टिमेट का, कोई चेंजेस तो नहीं है मेथड में फ्रॉम द प्रायर पीरियड एंड सोर्सेज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. सिमिलर पॉइंट्स हमने देखा था मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग लेते टाइम. यहाँ पे एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मेथड यूज, अजम्पशन, चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड. 3 पॉइंट तो यहाँ का ही हो गया डिस्क्लोजर्स में. सेम 3 पॉइंट्स इन डिस्क्लोजर्स, राइट. फिर whether management and if so how management has assessed effect of estimation uncertainty, relevant controls और whether management has used an expert. ठीक है, तो डिस्क्लोजर्स में ये 3 पॉइंट तो हमारा है ही. assumptions, disclosures, assumptions used, method, any changes in method. ठीक है, 2 एडिशनल पॉइंट याद करना, बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ एस्टिमेशन एंड सोर्सेज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. फिर ये बोलता है ठीक है आपने डिस्क्लोजर कर दिया, लेकिन क्या होता है अगर ऑडिटर को कुछ ऐसा एस्टिमेट का पता चलता है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो
इवन इफ अगर डिस्क्लोजर्स अच्छे से कर रखा है मैनेजमेंट ने, डिस्क्लोजर्स आर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, इवन इफ auditor may conclude that disclosure of estimation uncertainty is inadequate. ठीक है, डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है इन लाइट ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स इन्वॉल्व्ड. तो एज पर एफआरएफ तो अप्रोप्रिएट है, लेकिन क्योंकि वो इतना सिग्निफिकेंट रिस्क इम्पोज करता है, सिग्निफिकेंट रिस्क है उसमें, कि वो बोल auditor may conclude that disclosure of estimation uncertainty is inadequate in light of the circumstances and facts involved. Now, the last topic of this huge standard, written representation. तो ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेता है इन केस कोई ऐसा एस्टिमेशन मैनेजमेंट ने किया है जिसका नेचर काफी सिग्निफिकेंट है, जिस जो मटेरियल है और उसका एक्सटेंट काफी ह्यूज है. तो डिपेंडिंग ऑन नेचर, materiality and extent of estimation uncertainty, written representation about accounting estimate recognized or disclosed in financial statement may include representation. उसमें क्या क्या representation रहेगा, मैनेजमेंट क्या क्या representation देगा उसमें, about appropriateness of measurement process, कि जो भी measurement process लगा है वो appropriate है, including related assumptions and models, और जो भी assumptions और models use हुआ है वो भी appropriate है. Used by management in determining accounting estimate in context of applicable FRF and consistency in application of process. ठीक है, और जो भी प्रोसेस अप्लाई हुआ है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है. सेकंड, assumptions appropriately reflect management's intent and ability to carry out specific course of action on behalf of entity. ठीक है, तो assumptions जो है वो appropriately reflect करता है मैनेजमेंट का इंटेंशन और एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी. Third, disclosures related to accounting estimate are complete and appropriate under applicable FRF. जो भी disclosures है as per applicable FRF complete है और appropriate है. Fourth, there is no subsequent event that no subsequent event requires adjustment to accounting estimate and disclosures included in financial statement. कोई भी ऐसा subsequent event नहीं है जिसका adjustment का requirement है और या फिर disclosures का included in the financial statement. So we are done with the concept of SA 540. थोड़ा बड़ा ऐसे है and बहुत important ऐसे है अपने एग्जाम्स के लिए, तो इसे बार बार रिवाइज करना चाहिए हमें. तो नाउ लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चंस. एक बार टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा इस SA 540 में. तो SA 540 में हमने पहले देखा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, फिर हमने देखा कहाँ पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, कौन सा ऐसा एस्टिमेट है जिसमें लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, कौन सा ऐसा अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है. इसमें हमने मैगी वाला वो देखा था, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, फ्रीक्वेंटली मेड, रेडली अवेलेबल होता डेटा, मेथड जो होता है सिंपल होता है, मॉडल जो होता है वेल नोन होता है. हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में लिटिगेशन, डेरिवेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होता, हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल अगर कोई है. ठीक है, ये फिर हमने देखा था एग्जाम्पल्स चेक करा था जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट जो कि अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, और दूसरा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है. फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में हमने देखा था कि ऑडिटर कैसे मिनिमाइज करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो अंडरस्टैंडिंग लेता है एफआरएफ का, फिर देखता है मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन इवेंट्स और कंडीशंस. फिर एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस हमने देखा था, मेथड्स क्या है, अजम्पशंस क्या है, कोई चेंजेस तो नहीं है, मैनेजमेंट कैसे असेस करता है इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. फिर रिलेवेंट कंट्रोल्स देखता है ऑडिटर, फिर क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को यूज किया या नहीं. फिर मैनेजमेंट से इंक्वायर करता है ऑडिटर अबाउट द चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, तो क्या कोई नया टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ या ट्रांजैक्शन पुराना है लेकिन टर्म्स कुछ चेंज हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है या नहीं, कोई रेगुलेटरी या अदर चेंजेस तो नहीं आ गया जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है, कोई नया कंडीशन या इवेंट तो नहीं अकर हुआ दैट गिव राइज टू नीड फॉर न्यू और रिवाइज अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है, अगर मैनेजमेंट फेल कर जाता है टू आइडेंटिफाई एनी अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो ऐसे 315 के हिसाब से ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल तो नहीं है विद रिगार्ड टू एंटिटीज रैप. ठीक है, फिर इवैल्यूएट करना होगा अकाउंटिंग एस्टिमेट विद सिग्निफिकेंट रिस्क. तो अगर मैनेजमेंट ने कोई 3-4 ऑल्टरनेटिव्स ले रखा है एस्टिमेट के, तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव कंसिडर किया था और क्यों उसे रिजेक्ट कर दिया. दूसरा, क्या कोई सिग्निफिकेंट
क्या सिग्निफिकेंट अजम्पशन जो है वो रीजनेबल है, मैनेजमेंट का इंटेंट और एबिलिटी क्या है रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस और अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। और फिर मैनेजमेंट अगर ये चेक देखता है कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एडिक्वेटली एड्रेस नहीं है, तो वो एक रेंज डेवलप कर लेता है टू इवेलुएट रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जिसमें हमने देखा था एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होता है, इनहेरेंट लैक ऑफ प्रिसीजन जिस अकाउंटिंग में होता है उसे हम एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कहते हैं, मतलब कि वो प्रिसाइजली कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन जजमेंट। ठीक है, सेंसिटिविटी कितना है कि अगर कुछ चेंज होता है तो कितना चेंज हो जाएगा वो। रिकॉग्नाइज मेजरमेंट टेक्निक अगर कोई है एस्टिमेट कैलकुलेट करना तो वो मिटिगेट करता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को। लेंथ ऑफ फोरकास्ट पीरियड पे डिपेंड करता है, बहुत लंबा फोरकास्ट पीरियड है तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा, छोटा फोरकास्ट पीरियड है तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होगा। फिर रेलेवेंस ऑफ डेटा ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम पास्ट इवेंट, क्या जो पास्ट इवेंट से जो भी डेटा ड्रॉ हुआ है वो रेलेवेंट है यानी टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। फिर एक्सटेंट टू विच अकाउंटिंग एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन ओवर ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। फिर रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटर रिव्यू करता है आउटकम ऑफ इंक्लूडेड इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे करंट पीरियड का रीएस्टिमेशन कर सके, सॉरी, या फिर और देयर सब्सिक्वेंट रीएस्टिमेशन, मतलब प्रायर पीरियड का जो एस्टिमेट है उसका क्या सब्सिक्वेंट रीएस्टिमेशन होना जरूरी है करंट पीरियड के लिए। नेचर एंड एक्सटेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट पे। फिर जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हुआ है फ्रॉम रिव्यू वुड बी रेलेवेंट टू आइडेंटिफाइंग एसेसिंग रोमम, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फिर ये जो रिव्यू है वो नॉट इंटेंडेड टू क्वेश्चन द जजमेंट मेड इन प्रायर पीरियड दैट वर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। फिर जो भी आउटकम होता है उसमें डेफिनेटली कुछ डिफरेंस रहेगा क्योंकि पिछले साल कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ और होगा, अभी का इन्फॉर्मेशन कुछ और है, तो उस हिसाब से हो सकता है। तो अगर ये डिफरेंसेस अगर आता है तो रैप परफॉर्म करता है, उससे ऑडिटर को ये पता चलता है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रायर पीरियड एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, जिससे वो जज कर पाता है कि इस बार का एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस में कितना इफेक्टिव है। फिर ये ऑडिट एविडेंस मिलता है कि कोई री एस्टिमेशन करने की जरूरत तो नहीं है करंट पीरियड में प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। थर्ड, ऑडिट एविडेंस such of matters such as estimation uncertainty that may be required to be disclosed in financial statement, ठीक है, जिसको डिस्क्लोजर का जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी पता चलता है। फिर ये ऑडिटर को असिस्ट करता है करंट पीरियड में आइडेंटिफाई करने में सर्कमस्टेंसेस या कंडीशन जो कि इंक्रीज करता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट टू पॉसिबल मैनेजमेंट बायस, ठीक है, ये पता चल जाता है कि पॉसिबल मैनेजमेंट बायस तो नहीं है। फिर आता है रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, तो पहले असेस रिस्क असेस रोबम क्या क्या हो सकता है कि एप्लीकेबल अप्रोप्रिएटली अप्लाई हुआ है कि नहीं एज पर एफआरएफ। फिर मेथड जो हुआ है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं और कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है कि नहीं। फिर अगर कोई चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है या फिर मेथड है फ्रॉम प्रायर पीरियड वो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अगर कुछ ऐसा पता चलता है तो रिस्पॉन्स कैसे देगा, तो ये चेक कर लेगा कि ऑडिटर के रिपोर्ट के डेट तक कोई सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, मतलब सारा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट मिल गया या नहीं। फिर टेस्ट चेक करेगा डेटा यूज बाय मैनेजमेंट फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। फिर चेक कर लेगा ऑडिटर शैल आल्सो इवैल्यूएट वेदर मेथड यूज ऑफ मेजरमेंट इज अप्रोप्रिएट, जो भी मेथड यूज है वो अप्रोप्रिएट है और अजम्पशंस जो है वो रीजनेबलनेस है, रीजनेबल है इन लाइट ऑफ मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआरएफ। फिर ये कैसा अचीव हो सकता है, टेस्ट कर लेगा एक्सटेंट कि जो डेटा वो एक्यूरेट है, कंप्लीट और रेलेवेंट है या नहीं। फिर जो एक्सटर्नल डेटा जो है उसका सोर्स कंसिडर कर लेगा, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी कंसिडर कर लेगा, रिकैलकुलेट कर लेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट को और टेस्ट चेक कर लेगा इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ओवर एस्टिमेट यूज्ड बाय मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है। जब वो डिटरमाइन करेगा मैटर्स आइडेंटिफाइड या रिस्पॉन्डिंग टू असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर कंसिडर करेगा कि कोई स्पेशलाइज स्किल या नॉलेज की जरूरत है किसी एक या एक से अधिक एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिटर अंडरस्टैंड कर लेगा अजम्पशंस को कि क्या क्या matters that auditor may consider in obtaining understanding of assumptions underlying the accounting estimate। क्या क्या नेचर assumption क्या है, कोई significant assumption तो नहीं है, जो भी assumption मैनेजमेंट कैसे असेस करता है जो assumption उसने यूज किया वो relevant और complete है या नहीं।
फिर मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन करता है अजम्पशंस यूज्ड है वो इंटरनली कंसिस्टेंट है कि नहीं, फिर whether assumptions relate to matter within control of management or matters that are outside its control. ठीक है, फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग द अजम्पशन, फिर डिस्क्लोजर्स क्या होता है, ऑब्टेन करता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की जो भी डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ हुआ है कि नहीं, क्या क्या वो डिस्क्लोजर्स चेक करता है, क्या अजम्पशन हुआ, क्या मेथड है, कोई चेंजेस इन मेथड तो नहीं है, फिर बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, सोर्स ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। फिर ये बोलता है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है अकाउंटिंग एस्टिमेट में और डिस्क्लोजर भी कर दिया गया उसका एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, तब भी ऑडिटर मे कंक्लूड कि डिस्क्लोजर ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज इनएडिक्वेट इन लाइट ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, लास्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580, तो डिपेंडिंग ऑन नेचर मटेरियलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है, उसमें ये अफर्म करता है मैनेजमेंट कि जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएट है, जो भी अजम्पशंस एंड मॉडल्स यूज किया गया है वो भी अप्रोप्रिएट है और उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है। सेकंड, जो उसका मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन वो अप्रोप्रिएट है। फिर डिस्क्लोजर वो कंप्लीट है और अप्रोप्रिएट है अंडर एप्लीकेबल एफआरएफ, और कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है जिसको एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट हो टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वी आर डन विद द री रिविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। अब चलते हम लोग क्वेश्चंस पे। So first question, SA 540 का, A Private Limited is engaged in the business of real estate. The auditor of the company requested the information from the management to review the outcomes of accounting estimate. Review the outcomes of accounting estimate, like estimated cost considered for percentage completion, etc., included in prior period financial statements and their subsequent re-estimation for the purpose of current period. The management has refused the information to the auditor, saying that the review of prior period information should not be done by auditor. Please advise. तो इसमें क्या करना है, प्रायर पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करना है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे रहा है कि नहीं प्रायर पीरियड का नहीं कर सकते। तो ऐसा तो नहीं है, हमने देखा था अभी ऐसे 540 में रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसका नेचर एंड एक्सटेंट डिपेंड करता था नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, फिर वो जजमेंट के लिए नहीं किया जा सकता था, फिर जो आउटकम होता था उसमें डिफरेंसेस आ सकता था, ये ऑडिटर को पता रहता था, फिर ऑडिटर रैप परफॉर्म करता था उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उससे ये पता चलता था कि इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल कैसा है। राइट, यहाँ पे हमने देखा था, इसे देख लेते हैं फटाफट हो जाएगा। रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर रिव्यू करता आउटकम इंक्लूड इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर एंड एक्सटेंट रिव्यू का कैसे डिपेंड करता है नेचर एंड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट पे, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन वो रेलेवेंट है नहीं इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फिर ये नॉट इंटेंडेड टू क्वेश्चन द जजमेंट, आउटकम जो है उसमें डिफरेंसेस रहता है, उसके लिए वो परफॉर्म करता है रैप फॉर सच डिफरेंसेस टू अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड सच डिफरेंसेस, उससे इफेक्टिवनेस पता चलता है प्रायर पीरियड एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस का, और करंट पीरियड उससे पता चल जाए करंट पीरियड का effectiveness of management's current processes. फिर second, audit evidence that is pertinent to re-estimation in current period of prior period accounting estimates. ठीक है, कोई re-estimation की जरूरत तो नहीं है. Audit evidence of matters such as estimation uncertainty that may be required to be disclosed in financial statement. इससे कोई possible management bias है या नहीं ये भी पता चल जाता है. ठीक है, सेम या ऐसे लिखा है ऐसे 540. नेचर एंड एक्सटेंट, फिर नॉट इंटेंडेड टू क्वेश्चन जजमेंट, फिर परफॉर्म करता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रैप, उसमें ये पता चलता है इफेक्टिवनेस, सेम पॉइंट्स हमने जैसा पढ़ा सेम टू सेम वैसे लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ डेटा सॉल्यूशंस लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी ऑफ योर ऑडिट मैनेजर ऑब्जर्व दैट सेवरल एस्टिमेट्स आर मेड बाय द कंपनी. He seeks your guidance to know areas of accounting estimate that may give rise to lower level of risk of material misstatement. Guide him with examples. तो हमने शुरू में सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा था, lower level of accounting estimates having low estimation uncertainty and give rise to lower ROMA. Complex नहीं होता, business activity frequently made and updated होता है estimates, data readily available होता है, फिर जो मेथड है वो सिंपल और अप्लाइड इजीली,
एंड मॉडल जो है वो वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, यही सब लिखा है। Engage in business activity not complex, frequently that are frequently made and updated, estimate data from data readily available। ठीक है, method measurement prescribed by the applicable FRF is simple and applied easily। और फिर जो मॉडल provide well known and generally accepted, same exactly what ICI has written, वैसा ही आंसर अपना। Mr. L, while conducting the audit of ABC Limited, observed that a substantial amount is recognized in respect of obsolescence of inventory and warranty obligation in the financial statements. Mr. L wants to obtain written representation from the management to determine whether the assumptions and estimates used are reasonable। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, ऑडिटर को क्या चाहिए, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से कि जो भी assumptions और estimates है वही reasonable है कि नहीं। गाइड L with reference to relevant standards on auditing। ठीक है, हमने अभी देखा था लास्ट टॉपिक दिस चैप्टर रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें क्या क्या देखता था कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस, अजम्पशंस एंड मॉडल्स भी अप्रोप्रिएट है कि नहीं और कंसिस्टेंटली अप्लाइड है कि नहीं। फिर इसमें इंटेंट एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी। फिर डिस्क्लोजर्स वो कंप्लीट और अप्रोप्रिएट है कि नहीं एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, और कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए एडजस्टमेंट का जरूरत हो या फिर डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट हो। तो सेम है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया 540। फिर 580 का रेफरेंस भी दे दिया क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड बात है। 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन डिस्कसेस यूज ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर, मटेरियलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड क्या क्या हमने देखा ही कि जो मेजरमेंट में अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस और अजम्पशंस और मॉडल्स का, और कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस। जो भी assumptions है वो क्या है, रेलेवेंट टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स। फिर डिस्क्लोजर्स जो है अकाउंट अप्रोप्रिएट है अंडर एफआरएफ, और कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। सेम एग्जैक्टली जो पॉइंट्स अपने नोट्स में। Mrs. HK and Company was appointed as an auditor of GSB Limited, a company operating its business in telecom sector. As per spectrum allocation agreement with government, GSB Limited is required to pay certain percentage of its annual revenue as license fee। ठीक है, जो भी रेवेन्यू होता है उसमें कुछ परसेंटेज लाइसेंस फी के लिए देना है। GSB Limited paid the license fee on its core business for the last 2 years. At the end of the third year, the communication was received from the government that it needs to pay agreed percentage on its total revenue and not only on the core business revenue। ठीक है, तो बाद में पता चला कि उसको टोटल रेवेन्यू पे उसे देना है, मतलब कि और वो 4 तरीके का धंधा कर रहा है, उस चारों धंधे का रेवेन्यू मिक्स करके उसके परसेंटेज पे देना, नॉट ओनली ऑन कोर बिजनेस रेवेन्यू। सिर्फ टेलीकॉम वाला रेवेन्यू नहीं। Matter was disputed by and went to court of law. On prudence basis, GSB Limited made a provision on estimated business in its books of accounts of agreed percentage on non-core business receipts also. The amount of provision was of such huge amount that the GSB Limited's profit and loss account for the quarter reflected loss due to that provision। How you as an auditor can evaluate this accounting estimate which involves significant risk, and what if management has not addressed the effect of estimation uncertainty on provision made। ठीक है, तो ये सब कहानी कोई मतलब नहीं इस चीज का। मेन क्वेश्चन क्या है, हाउ यू एज एन ऑडिटर कैन इवेल्युएट द अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क, एंड व्हाट if management has not addressed the effect of estimation uncertainty on provision made। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उसका अकाउंटिंग एस्टिमेट हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि जो ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस है उसको कैसे कंसिडर किया गया है और क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पे था, इवैल्यूएटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट विद सिग्निफिकेंट रिस्क। तो हम इन एडिशन टू सब्सटैंटिव प्रोसीजर एज पर 330 हम लोग इवैल्यूएट करेंगे ये 4 पॉइंट कि मैनेजमेंट ने कैसे कंसिडर किया ऑल्टरनेटिव अजम्पशन और आउटकम। फिर जो सिग्निफिकेंट अजम्पशंस है क्या वो रीजनेबल है, मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द रीजनेबलनेस of accounting assumptions used by management or appropriate application of applicable FRF,
और फिर अगर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एडिक्वेटली एड्रेस नहीं है तो डेवलप करेगा एक रेंज टू इवैल्यूएट रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, सेम आंसर ऐसे लिखा होगा कि ऑल्टरनेटिव अजम्पशन क्या था, क्यों रिलेट कर दिया गया, सिग्निफिकेंट अजम्पशन जो है वो रीजनेबल है या नहीं, रिलेवेंट टू रीजनेबलनेस, सेम पॉइंट, एवरीथिंग इज सेम, डेवलप कर लेगा रेंज एंड एवरीथिंग। While auditing Z Limited, you observe certain material financial statement assertions have been based on estimates made by the management. As an auditor, how do you minimize the risk of material misstatement? ठीक है, कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो हमें याद है हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी थी एप्लीकेबल एफआरएफ का, और कैसे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन इवेंट्स और कंडीशंस जिसके वजह से दैट गिव राइज टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। फिर वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से। ठीक है, in obtaining this understanding, the auditor shall make inquiries of management about changes in circumstances that may give rise to new uh, or the need to revise existing accounting estimates. फिर estimation making process में method क्या है, assumptions क्या use हुए हैं, फिर कोई changes तो नहीं हुआ है in the method, relevant controls। ठीक है, ये point भी हमने देखा था। How auditor minimizes risk of material misstatement, सारा कुछ। ठीक है, methods use, assumption, change in prior period, method, why change, whether and if so management has assessed effect of estimation uncertainty, relevant controls, और क्या management ने expert use किया है। Second last question. Assumptions are integral components of accounting estimates. State matters that the auditor may consider in obtaining an understanding of assumptions underlying the accounting estimates with reference to relevant essay. तो ऑर्डर कैसे अंडरस्टैंड करेगा assumptions? ठीक है, तो इसमें भी हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ assumptions मैटर्स, क्या क्या है, नेचर ऑफ assumption अंडरस्टैंड करेगा, और क्या उसमें कोई सिग्निफिकेंट assumption है वो चेक करेगा, कैसे मैनेजमेंट असेस करता है कि जो assumptions उसने यूज किया वो रेलेवेंट और कंप्लीट है, फिर कैसे मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है कि जो assumptions यूज्ड है वो इंटरनली कंसिस्टेंट है, फिर whether assumptions relate to matters within control of management या फिर matters that are outside its control, और nature and extent of documentation। ठीक है, nature of assumption, relevant, how management assesses whether assumptions are relevant and complete, फिर how management determines that the assumptions used are internally consistent, जो भी assumptions है वो क्या within the control of management है या नहीं। ठीक है, same extent of documentation। Last question. CA Harry is appointed as statutory auditor of D-List Limited for the financial year 22-23. Mrs. D-List Limited is a listed entity at National Stock Exchange, and the financial statements are to be drawn up in compliance with Ind AS. Mrs. D-List Limited made certain fair value accounting estimates on complex financial instruments which are not traded in active and open market. C. Harry is concerned with the identification and assessment of risk of material misstatement for accounting estimates. Guide him with regard to estimation making process adopted by management with reference to relevant standard on auditing. तो estimation making process के regarding question है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था estimation making process। Estimation making process, तो methods used, assumptions, changes from prior period method in तो ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस। तो ये तो भाई जस्ट हमने पहले भी देखा, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, मेथड्स यूज्ड इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, assumptions used, क्या मैनेजमेंट ने कोई चेंज किया मेथड में और क्यों किया है, मैनेजमेंट कैसे असेस करता है इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, रिलेवेंट कंट्रोल्स, एंड वेदर मैनेजमेंट हैज यूज्ड एन एक्सपर्ट। ठीक है, सेम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस भी खत्म हो गया ऐसे 540 का। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, बट
आई कैनॉट हेल्प इट, क्योंकि इतना बड़ा ये स्टैंडर्ड और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी था इसे. So we are done with the concept, we are and also with the questions.